चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम एक फेमस प्ले किंग लियर के बारे में पढ़ेंगे जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ये कहानी एक राजा और उसकी 3 बेटियों के बीच के रिश्तों पर आधारित है। इस प्ले में दिखाया गया है कि कैसे झूठी तारीफ सच्चे प्यार से ज्यादा लगने लगती है और इसका क्या परिणाम होता है। सीन को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये प्ले एशियन ब्रिटेन का है और जो सीन है वो किंग लियर के कोर्ट का है। लियर जो कि ब्रिटेन का एक बूढ़ा राजा है, उसने डिसाइड किया कि वो अपनी राजगद्दी अब छोड़ देगा। उसकी ये जो इच्छा थी, उसने डिक्लेयर करी कि वो अपनी तीनों बेटियों के बीच में जो राज्य है उसको बराबर बराबर बांटना चाहता है। पर इस चीज को अलॉट करने से पहले, यानी कि जो राज्य का हिस्सा है वो अपनी बेटियों के बीच में बांटने से पहले वो अपनी बेटियों की एक परीक्षा लेना चाहता है। वो हर एक बेटी से पूछता है कि वो बताए कि वो उससे कितना प्यार करती है, और जो भी वो जवाब देंगी उसी पर निर्भर करता है कि वो उसको राज्य का कितना हिस्सा देगा। तो चलिए देखते हैं कि जो डॉटर्स थी या बेटियां थी उनकी उन्होंने क्या कहा और लियर ने फिर उनको कैसे रिवॉर्ड दिया। इस प्ले में जो कैरेक्टर्स हैं उसमें मेन है किंग लियर जो कि किंग है ब्रिटेन के, गॉनरल लियर की सबसे बड़ी बेटी, रीगन उसकी दूसरे नंबर की बेटी, और कॉर्डेलिया जो सबसे छोटी और राजा की फेवरेट डॉटर है। द ड्यूक ऑफ एल्बनी ये एक नोबलमैन है और हस्बैंड है गवर्नर के। नोबलमैन का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो हाई रैंक को बिलोंग करता है किसी भी रॉयल या वेल्दी फैमिली के। द ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल ये भी एक नोबलमैन है, रीगन के हस्बैंड है। और द अर्ल ऑफ केंट एडवाइजर है किंग लियर के, यानी कि सलाहकार। तो जो प्ले है हमारा, इसमें जो भी डायलॉग्स हैं उसको हम बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से हिंदी में समझते हैं। सबसे पहले किंग लियर कहते हैं, मेरे पास राज्य का नक्शा लेकर आओ। समझो कि मैंने अपने राज्य को 3 हिस्सों में पहले से ही बांट दिया है और ये मेरा पक्का निर्णय है। मैं अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं या जो भी मेरी चिंताएं हैं उनसे मुक्त होना चाहता हूं। मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां यंग और स्ट्रांग लोगों के हाथों में देना चाहता हूं ताकि मैं अपनी जिंदगी का अंत तक अच्छे से शांतिपूर्ण निर्वाह कर सकूं या उसे बिता सकूं। मेरे जो सन इन लॉ है कॉर्नवॉल और एल्बनी जो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, इस समय मैं अनाउंस करना चाहता हूं जो अलग अलग हिस्सा है प्रॉपर्टी का अपनी डॉटर्स के लिए, ताकि भविष्य में इसको लेकर कोई झगड़ा ना हो। अब मुझे बताओ, अपनी बेटियों की तरफ वो देखते हुए बोलते हैं, अब मुझे बताओ जो भी लैंड से संबंधित मैटर है और जो जिम्मेदारी है किंगडम की, उसको ध्यान में रखते हुए तुम में से मुझसे सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है, ताकि मैं जो अपने राज्य का बड़ा हिस्सा है वो तुम्हारे को दे सकूं जो उसको सही मायने में डिजर्व करता हो। तो गवर्नर की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि तुम मेरी सबसे बड़ी बेटी हो, तुम पहले बोलो। गवर्नर कहती है, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूं जैसा एक कोई बच्चा अपने माँ बाप से करता है। मेरा प्यार आपके लिए इतना गहरा है कि मैं बोल नहीं पा रही, मेरे को शब्द नहीं मिल रहे हैं उस प्यार को व्यक्त करने के लिए। मेरा प्यार आपसे इतना ज्यादा है कि उसकी कोई सीमा नहीं है और ऐसा कि उसको कभी नापा नहीं जा सकता। इतने बीच में जो कॉर्डेलिया खड़ी थी वो अपने आप से मन ही मन बातें करते हुए बोलती है कि उसे क्या करना चाहिए। वो ये निर्णय करती है कि अगर वो अपने फादर से सच्चा प्यार करती है तो वो जो है बढ़ा चढ़ाकर या उन्हें प्रसन्न करने के लिए झूठी तारीफ नहीं करेगी, तो वो जो है चुप रहती है। अब किंग लियर जो है गवर्नर की स्पीच से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो उसे एक अपना राज्य का हिस्सा दे देते हैं, एक ऐसा हिस्सा जिसमें नदियां थी और जो जमीन थी वो आकी बहुत फर्टाइल यानी उपजाऊ थी। वो डिक्लेयर करते हैं कि ये जो लैंड है ये उनके गवर्नर और हमेशा के लिए उनके बच्चों के लिए होगी। फिर वो अपनी सेकेंड डॉटर रीगन की तरफ मुड़ते हैं और उससे पूछते हैं कि वो बताए कि वो लियर से कितना प्यार करती है। रीगन कहती है कि वो भी जो है उसी ही नेचर की है जैसी उसकी बहन गॉनड्रिल है, दोनों का स्वभाव एक ही जैसा है। लेकिन यहाँ वो दावा करती है कि उसकी बहन ने जो एक प्यार को दर्शाना चाहिए
उसने उतनी अच्छी तरीके से उसको नहीं दर्शाया। रीगन डिक्लेयर करती है कि वो जो है जितने बाकी और सुख हैं उनको वो ठुकरा देती है और सिर्फ उसे पूरी खुशी अपने पिता के प्यार में ही मिलती है। कॉर्डेलिया फिर अपने मन में बात करती है। उसे पहले तो दुख होता है अपने लिए, पर फिर उसे एहसास होता है कि उसका जो प्यार है अपने पिता के प्रति वो कहीं ज्यादा गहरा और ज्यादा मूल्यवान है और उसको जो है शब्दों की जरूरत नहीं है। वो मानती है कि सच्चा प्यार जो है वो बढ़ा चढ़ाकर बोलने में नहीं या दिखावे में नहीं होता। अगर प्यार सच्चा है तो इन सब चीजों की उसको जरूरत नहीं है कि वो बढ़ा चढ़ाकर बताए या दिखावा करे। लियर रीगन को एक बड़ा और तीसरा हिस्सा अपने किंगडम का देता है, जो उसने गॉनरिल को दिया था उससे कहीं ज्यादा था। फिर वो कॉर्डेलिया की तरफ मुड़ता है और उससे बोलने के लिए कहता है। उम्मीद कर रहा था कि वो कुछ ऐसा कहेगी जो कहीं ज्यादा इंप्रेसिव होगा ताकि उसको जो है और बेटर शेयर मिल सके। कॉर्डेलिया कहती है कि उसके पास अपने पिता की झूठी तारीफ करने के लिए कोई भी शब्द नहीं है। लियर ये बात सुनकर चौंक जाता है और उसी के वर्ड को रिपीट करते हुए कहता है, कुछ भी नहीं है। कॉर्डेलिया शांति से अपने वर्ड को फिर दोहराती है और कहती है कि हाँ, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। लियर कॉर्डेलिया को चेतावनी देता है कि अगर उसने कुछ नहीं कहा तो उसे कोई भी इनाम नहीं मिलेगा, इसीलिए वो उसे दोबारा बोलने के लिए कहता है। कॉर्डेलिया कहती है कि उसे दुख है, पर वो अपनी भावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। वो अपने फादर से उतना ही प्यार करती है जैसा एक बेटी को करना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। लियर कॉर्डेलिया से अपने शब्दों को बेहतर बनाने के लिए कहता है और उसे साथ ही साथ चेतावनी भी देता है कि जो उसके शब्द हैं उसने अगर उसमें थोड़ा सा भी बेहतरी नहीं करी तो उसको जो भविष्य है उसका या उसको जो मिलने वाली विरासत है आगे वो दोनों ही प्रभावित हो सकते हैं। कॉर्डेलिया ऐसे में कहती है कि लियर ने जो है उसे जीवन दिया, उसे पाला पोसा, उसे बड़ा किया और उसे खूब प्यार दिया। बदले में वो उनका सिर्फ और सिर्फ कहना मानेगी, आज्ञा का पालन करेगी, उनसे प्यार करेगी और उसी तरह से रिस्पेक्ट करेगी, आदर करेगी जैसे एक बेटी को करना चाहिए। लियर फिर पूछता है कॉर्डेलिया से कि क्या वो सच में वही कह रही है जो वो कहना चाहती है। कॉर्डेलिया पूरे विश्वास के साथ अपने पिता को बताती है कि वो जो कह रही है सच कह रही है और दिल से कह रही है। लियर गुस्से में घोषणा करता है कि कॉर्डेलिया की जो ईमानदारी है वही उसका एकमात्र रिवॉर्ड होगी। वो शपथ लेता है कि जो भी उसके रिश्ते हैं एक पिता के तौर पे उसका प्यार, उसकी विरासत, वो सब छोड़ देगा और हमेशा के लिए कॉर्डेलिया को एक बिल्कुल अनजान व्यक्ति की तरह देखेगा। इस पर केंट पूरे आदर के साथ बोलना शुरू करता है ताकि लियर को रोका जा सके एक जल्दी में और गलत फैसला लेने से। लियर गुस्से से केंट को चुप रहने को कहता है और उसको साथ में वार्निंग भी देता है कि वो उसके गुस्से के रास्ते में ना आए। लियर इस बात को एडमिट करता है कि वो कॉर्डेलिया से सबसे ज्यादा प्यार करता था और अपने बुढ़ापे में उसी को एकमात्र सहारे के रूप में देखता था, पर अब उसने आदेश दिया कि उसे वहां से ले जाया जाए और कॉर्डेलिया को उसने देखने से भी मना कर दिया। लियर ये भी घोषणा करता है कि एक जो पिता का प्यार होता है कॉर्डेलिया के प्रति उसने उसको भी जो है अब पूरी तरह से छोड़ दिया है। वो कॉर्नवॉल और एल्बनी को आदेश देता है कि कॉर्डेलिया का जो भी शेयर है उसके हिस्से का, राज्य का जो हिस्सा था उसका जो भी शेयर है वो उसकी दो बड़ी बहनें जो है उनके बीच में बांट दिया जाए। इस पर केंट पूरे सम्मान के साथ लियर से बात करता है। वो उसे याद दिलाता है कि उसने हमेशा लियर को अपना राजा माना है और अपने मालिक के रूप में उसका पूरा आदर किया है और उनके लिए वो प्रार्थना भी करता है। लियर यहाँ पर एक मेटाफर का यूज करके बोलता है कि केंट को एक तरह से चेतावनी देते हुए कहता है कि उसका गुस्सा जो है पूरी तरह से भड़क चुका है और इससे पहले कि उसका गुस्सा फूटे केंट को उसके रास्ते से हट जाना चाहिए। केंट साहस के साथ सच बोलता है। वो कहता है कि जब राजा या लियर जो है वो मूर्खता के साथ काम कर रहा हो
तब ऐसे में चुप रहने से ज्यादा अच्छा है वो दंड भुगत ले। उसका कहना है कि कर्तव्य हमेशा सच बोलने की मांग करता है, खास तौर से तब जब राजा कोई गलती कर रहा। केंट लियर से अपना फैसला दोबारा सोचने के लिए कहता है और जोर देता है कि कॉर्डेलिया उससे सच में सच्चा प्यार करती है। लियर केंट को चेतावनी देता है कि अगर उसने बोलना बंद नहीं किया तो वो उसे दंड देगा। केंट कहता है कि उसने कभी भी अपनी जिंदगी को उतनी अहमियत नहीं दी, वो लियर की रक्षा के लिए है और उनके नुकसान से बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगाने को वो तैयार है। लियर गुस्से में केंट को वहां से इमीडिएटली निकल जाने का आदेश देता है। लियर वार्न करता है कि केंट को वाकई में पनिश किया जाएगा अगर उसने बोलना बंद नहीं किया। लियर लगातार केंट की इंसल्ट करता है और गुस्से में अपनी तलवार की तरफ हाथ बढ़ाता है, जैसे मानो वो कोई हिंसा करने वाला हो। एल्बनी और कॉर्नवॉल लियर से विनती करते हैं कि वो रुक जाए और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। केंट लियर को चैलेंज करता है पूरी निडरता और ईमानदारी के साथ। वो ये डिक्लेयर करता है कि जब तक हो सकता है वो बोलेगा, सच का साथ देगा और लियर को बताता रहेगा कि उसके जो एक्शंस हैं वो या उनके जो काम है वो गलत है। लियर केंट पर आरोप लगाते हैं कि वो जो है उनके राजकीय फैसलों में दखल देने की कोशिश कर रहा है। एक राजा होने के नाते लियर अपना इस तरीके का विरोध नहीं सहन करेंगे और इसीलिए वो केंट को अवज्ञा करने के कारण दंड देने को तैयार हो जाते हैं। लियर केंट को अपने राज्य से निष्कासित कर देते हैं, यानी बाहर निकाल देते हैं। वो उन्हें 5 दिनों का समय देते हैं कि वो जो है तैयारी कर सके और छठे दिन जो है उनके राज्य को छोड़ दे। साथ ही साथ धमकी भी देते हैं कि अगर 10 दिन बाद वो उनके राज्य में दिखा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। लियर कसम खाते हैं कि उनका डिसीजन जो है, उनका जो फैसला है वो अंतिम है और इसे फिर बदला नहीं जाएगा। केंट लियर से विदा लेता है। वो दुख के साथ संकेत देता है कि ईमानदारी और सच्चाई जो है उसको तो राज्य से निकाला जा रहा है और उसकी जगह निष्कासन या निर्वासन ने जगह ले ली। केंट कॉर्डेलिया को आशीर्वाद देता है और प्रार्थना करता है कि भगवान उसकी रक्षा करे। वो सच्चाई के साथ और साहस के साथ बोलने के और सोचने के लिए उसकी प्रशंसा भी करता है। केंट फिर व्यंग के साथ रेगन और गॉन्डल से बात करता है। वो उम्मीद करता है कि उनके जो प्यार भरे बड़े बड़े जो शब्द थे वो उनके काम के अनुरूप हो और जो दावे उन्होंने किए हैं उससे वाकई में अच्छे परिणाम निकले। केंट को जब राज्य से निकाल दिया गया तो लियर ने किंग ऑफ फ्रांस और ड्यूक ऑफ बर्गंडी को अपने राज्य में बुलाया। दोनों कॉर्डेलिया से शादी करना चाहते थे, पर बर्गंडी को जब ये बात का पता चला कि कॉर्डेलिया को अपने राज्य से कोई भी हिस्सा नहीं मिला है तो उसने शादी से इनकार कर दिया। वहीं जो फ्रांस के राजा थे वो कॉर्डेलिया के अच्छे स्वभाव और सच्चाई को समझ लेता है और उससे विवाह करके उसे अपनी रानी बना लेता है। लियर डिक्लेयर करता है कि वो जो अपना समय है वो गॉन्डल और रीगन के जो महल है उसमें बारी बारी से बिताएगा और इसके लिए वो अपने सेवक भी साथ में ले जाए। केंट भेष बदल के उसके साथ रहता है, पर लियर को बहुत जल्दी इस बात का एहसास हो जाता है कि उसकी दोनों बेटियां जो हैं वो उसे नहीं पसंद करती और उसके प्रति काफी कठोर व्यवहार रखती है। उसे समझ में आ जाता है कि जो भी उन्होंने बातें कही थी वो सब झूठ थी और दिखावा थी। दुख और गुस्से में लियर वहां से चला जाता है और जंगल में भटक जाता है। केंट उसके साथ ही रहता है। जो फ्रांस के किंग थे वो प्लान करते हैं कि वो लियर के किंगडम पे आक्रमण करेंगे और उसकी योजना बनाते हैं जिसको अब गॉन्डल और रीगन रूल कर रही है। केंट कॉर्डेलिया को लियर की दशा के बारे में बताता है। वो लियर को ढूंढ लेती है और बदले में लियर उससे माफी मांगता है, पर वो लोग पकड़े जाते हैं जब फ्रेंच आर्मी हार जाती है। गॉन्डल और रीगन ऑर्डर देती है कि लियर और कॉर्डेलिया को मार दिया जाए। कहने को केंट जो है वो उनको बचा तो लेता है, या बाकी और लोगों ने लियर को तो बचा लिया, लेकिन कॉर्डेलिया इसमें मारी जाती है। लियर कॉर्डेलिया की मौत से टूट जाता है और प्ले के एंड में उसकी भी मौत हो जाती है। तो हमारा ये जो प्ले है इसका मॉरल क्या है कि सच्चा प्यार और वफादारी मीठी बातों से नहीं बल्कि सच्चे कामों से पता चलती है। चापलूसी से कभी कभी समझदार लोग भी
गलत बात पर विश्वास कर लेते हैं। सच बोलना कभी कठिन लग सकता है, लेकिन वही सच्चा और भरोसेमंद होता है। घमंड और शक्ति आदमी को सच देखने से रोक देते हैं। जब कोई व्यक्ति बुद्धि के बजाय अहंकार से फैसले लेते हैं, तो उसे दुख और नुकसान होता है। जो लोग सच्चाई नहीं सुनते और सिर्फ दिखावे पर विश्वास करते हैं, वो खुद ही अपनी बर्बादी का कारण बन जाते हैं। विलियम शेक्सपियर जो इस प्ले के राइटर हैं, अब उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। ये 1564 से 1616 तक थे। ये एक बहुत बड़े नाटककार, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और पोएट थे और बहुत ग्रेटेस्ट इंग्लिश राइटर्स में से एक माने जाते हैं। इनको याद किया जाता है इनकी जो ग्रेट ट्रेजेडीज थी उनके लिए, हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर और ओथेलो। साथ ही साथ इन्होंने कई प्रॉब्लम कॉमेडीज भी लिखी, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस और एज यू लाइक इट। जो इन्होंने सोनेट्स लिखे वो वर्ल्ड फेमस हुए और शेक्सपियरियन सोनेट्स के नाम से जाने जाते। तो आपको ये प्ले कैसा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करिए असा एजुकेशन। इसी प्ले से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज अगला वीडियो जरूर देखें।